हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नजर दिस साइड। तो एंडोक्राइन का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। अगला हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। और हमें मालूम है पैराथायराइड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक, अब यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा थायराइड ग्लैंड है। ठीक, इसको अगर फ्लिप करोगे ये फ्रंट साइड है, हम इसको आगे से देख रहे हैं। अब मान लो अगर मैंने इसी थायराइड ग्लैंड को फ्लिप कर दिया और मैं इसको पीछे से देख रहा हूं। ठीक है, तो पीछे से देखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बहुत सारे। तो इन्हीं को हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। तो नॉर्मली 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब पैराथायरॉयड ग्लैंड बेसिकली अच्छा, उससे पहले थायराइड देख लेते हैं। थायराइड के जो सेल्स होते हैं हम लोग जानते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ठीक, हमने थायराइड की वीडियो में देखा था। ये फॉलिकुलर सेल्स के सराउंडिंग में, अराउंड द फॉलिकुलर सेल्स कुछ सेल्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, उसी तरह से पैराथायरॉयड ग्लैंड के पास भी सेल्स होते हैं। अगर मैं एक पैराथायरॉयड ग्लैंड को बाहर निकालूं, ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स होंगे। तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं चीफ सेल्स। ठीक है, चीफ सेल्स होते हैं और इनके आसपास और भी सेल्स होते हैं। इनको बेसिकली ऑक्सीफिल सेल्स बोलते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चीफ सेल। ठीक, तो अब तक हमने क्या देखा कि थायराइड के पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक, और वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं उनको चीफ सेल्स बोलते हैं। ठीक, हमें चीफ सेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीफ सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, उसी तरह से इस पैराफॉलिकुलर सेल को हम लोग सी सेल भी बोलते हैं। ठीक, सी सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिलीज करता है कैल्सिटोनिन। और फॉलिकुलर सेल्स बेसिकली हम जानते हैं थायराइड हार्मोन रिलीज करता है। तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी की बात कर ली हमने कि बेसिकली कौन सा सेल किस हार्मोन को सिक्रीट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक, कौन सा सेल कौन सा हार्मोन बनाता है, स्टोर करता है और सिक्रीट करता है। थायराइड हार्मोन फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं, सिक्रीट करते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स का दूसरा नाम सी सेल्स है। सी सेल सिक्रीट कैल्सिटोनिन। उसी तरह से पैराथायराइड ग्लैंड है, उनमें सेल्स हैं चीफ सेल्स, और चीफ सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, पैराथायराइड। तो हम लोग पैराथायराइड हार्मोन के बारे में डिस्कस आगे करते हैं। अब ये देखना है कि हु कंट्रोल्स कैल्शियम। एक मेन क्वेश्चन ये है। तो बेसिकली क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पे अगर ये जनरल सर्कुलेशन है आपका, ठीक है, और
मान लो यहाँ पे मैं ये हो गया नेफ्रॉन, और ये हो गया जीआईटी। ठीक, तो तीन ऐसे याद रखना है हमें कि बेसिकली क्या होता है कि कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए हमें 3 सिस्टम्स लगेंगे। ठीक, और 3 हार्मोन्स लगेंगे। ठीक है, अच्छा, सिस्टम, 2 सिस्टम तो मैंने बना दिए, जीआईटी और नेफ्रॉन, और बेसिकली आपका और ये आपका हो गया बोन। ठीक, तो 3 सिस्टम्स तो बना दिए मैंने। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से 3 हार्मोन्स काम आएंगे। 3 हार्मोन्स हमारे, एक तो पैराथायराइड हार्मोन यूज होगा। ठीक, फिर उसके बाद कैल्सिटोनिन। ठीक, और एक और एक्टिव विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी एक्ट्स एज अ हार्मोन, और यहाँ पे एक्टिव विटामिन डी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, 125 डाई हाइड्रोक्सी 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक, तो 3 सिस्टम्स हो गए, जीआईटी, बोन एंड नेफ्रॉन, और 3 हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन एंड एक्टिव विटामिन डी। तो बेसिकली हम लोग अब ये देखेंगे कि कैसे ये तीनों सिस्टम्स इंटर रिलेटेड हैं, और कैसे ये 3 हार्मोन्स को यूज करके ये तीनों सिस्टम काम करते हैं ताकि कैल्शियम ब्लड में एक ऑप्टिमम लेवल पे प्रेजेंट हो, मतलब बैलेंस ऑफ कैल्शियम लेवल्स। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि कैल्शियम के नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं, और बोन में कैल्शियम कैसे स्टोर होता है। ठीक, और पैराथायराइड हार्मोन कैसे इन्फ्लुएंस करता है और कैसे सेंस करता है कि कैल्शियम लो है या हाई है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मान लो ये एक पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक, इस पैराथायराइड ग्लैंड के सेल्स जो होंगे उनको हम जानते हैं, उनको बोलते हैं चीफ सेल्स। ठीक, जो सिक्रीट करेंगे पीटीएच। खास बात यह है कि इन पैराथायराइड ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं, इनके आसपास से ब्लड वेसल्स जाएंगी। ठीक, इन ब्लड वेसल्स में जो कैल्शियम लेवल होगा वो ये सेल्स सेंस करेंगे, मतलब सेंसर्स लगे हुए हैं कि कैल्शियम लेवल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सेल को बाहर निकाल लेता हूँ, मान लो। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब मान लो कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम सर्कुलेशन में कम है। ठीक, तो यहाँ पे एक स्पेशल रिसेप्टर होगा इस सेल के पास, इस चीफ सेल के पास। ठीक, जिसको सरपेंटाइन रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक, अब ये जो कैल्शियम यहाँ पे है, ये कैल्शियम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये सेल्स क्या सेंस कर रहे हैं, ये सेंस कर रहे हैं कि लेवल ऑफ कैल्शियम इन द सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब मान लो मैंने ये केस लिया है कि सर्कुलेशन में कैल्शियम लो हो रहा है। ठीक, तो ये सरपेंटाइन रिसेप्टर्स के थ्रू ये कैल्शियम इस सेल को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेल है, ये जो सरपेंटाइन रिसेप्टर है, ये यहाँ पे एक जी प्रोटीन के साथ कपल्ड होगा, और इस जी प्रोटीन का नाम है GQ। ठीक,
तो बहुत सारे जी कपल्ड प्रोटीन्स होते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जी क्यू होता है, जी स्टिमुलेटरी होता है, जी इनहिबिटरी होता है। तो ये सारे जी कपल्ड प्रोटीन्स हैं, ठीक। जी कपल्ड प्रोटीन्स इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली आपके इंट्रासेलुलर मशीनरी को एक्टिवेट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं कि सेल को, बेसिकली ये मैसेंजर्स हैं कि सेल को सेल को ओवर फंक्शन करना है या फंक्शन को कम करना है, ठीक। तो इस केस में मान लो अगर कैल्शियम कम हो रहा है तो ये चीफ सेल को एक्टिवेट करेंगे। तो इनकी एक इंट्रासेलुलर साइकिल होती है। अल्टीमेटली आपके सेल के अंदर क्या होता है कि साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये जो जी क्यू प्रोटीन होता है ये आपका साइक्लिक एडिनलाइल, ये जी क्यू प्रोटीन साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देगा, ठीक। उसके बाद आपका प्रोटीन काइनेस ए जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो प्रोटीन, और फिर वो प्रोटीन काइनेस ए जो प्रोटीन होगा वो फॉस्फोराइलेट करके आपके न्यूक्लियस के जो अंदर डीएनए है उसके अंदर जीन्स होंगे, और वो जीन्स क्या बनाएंगी, वो जीन्स कोड करेंगी पीटीएच हार्मोन को, ठीक। तो वो इसको स्टिमुलेट करके आपके बेसिकली प्रोटीन्स बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू, ठीक। तो आपके पास बेसिकली पीटीएच हार्मोन रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मान लो सर्कुलेशन में कैल्शियम का लेवल कम हुआ, चीफ सेल को पता लगा, और चीफ सेल के अंदर जो ये सेल होगा उसके अंदर इंट्रासेलुलरली ये सारे प्रोसेसेस एक्टिवेट होंगे, और बेसिकली आपके वेसाइकल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। कोई भी प्रोटीन बॉडी में जो होता है वो जेनेटिकली एनकोडेड होता है सेलुलरली, ठीक। स्पेशल सेल, स्पेशल जीन होगा प्रेजेंट जो उस प्रोटीन को इनकोड करेगा, और फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू उस प्रोटीन को जब जरूरत पड़ेगी तब वो बनाएगा और वेसाइकल्स में स्टोर कर लेगा। तो पैराथायरॉयड हार्मोन को स्टोर करके रखा है। अब मान लो कैल्शियम लो है तो फिर इस हार्मोन को मैं सर्कुलेशन में सिक्रीट कर दूंगा, ठीक है। मेरा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो अब सर्कुलेशन में आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि पैराथायरॉयड हार्मोन अल्टीमेटली अब सर्कुलेशन में आ गया। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। नॉर्मल कैल्शियम लेवल्स देख लेते हैं यहाँ पे पहले। नॉर्मल कैल्शियम लेवल्स आप बेसिकली ऐसे याद रख सकते हो 10, 5, 2.5, ठीक। इनके यूनिट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। 10 mg डेसीलीटर है, ठीक। 5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है, और 2.5 मिली मोल्स पर लीटर। तो आप ऐसे तो याद, ये सारे ही जो वैल्यूज हैं ये नॉर्मल वैल्यूज हैं, मतलब इनमें से कोई भी होगा, अगर अराउंड 10 mg पर डेसीलीटर होगा, या अराउंड 5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होगा, या अराउंड 2.5 मिली मोल्स पर लीटर होगा, तो सारे ही नॉर्मल माने जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज, कैल्शियम जो ब्लड में होता है वो बेसिकली आपका, यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं कि ब्लड में कैल्शियम जो होता है बेसिकली आपके दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। एक तो होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, ठीक, और एक होता है, अब अच्छा, सिंस अगर मान लो कोई कैल्शियम अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेड है तो वो तो नेफ्रॉन में या फिर ग्लोमेरुलस जो है उसके थ्रू तो फिल्टर हो नहीं पाएगा, ठीक है, सिंस प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड, ठीक, इन द ग्लोमेरुलर apparatus। तो फिर जो कैल्शियम प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है तो वो फिल्टर हो नहीं पाएगा। तो एक ऐसा कैल्शियम भी होगा जो फिल्टर हो पाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली अल्ट्रा फिल्टरेबल कैल्शियम, ठीक। अब यहाँ पे जो ये अल्ट्रा फिल्टरेबल कैल्शियम है, इनमें भी दो टाइप्स के, इनके पास भी दो टाइप होते हैं, इनको भी दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला ये है कि मान लो अगर ये अल्ट्रा फिल्टरेबल जो कैल्शियम है ये आपका
फ्री कैल्शियम है या फिर इसको हम लोग आयोनाइज्ड कैल्शियम बोलेंगे, ठीक। और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स्ड कैल्शियम, मतलब वो कैल्शियम जो कि दूसरे एनायंस के साथ कॉम्प्लेक्स्ड है, ठीक। तो एक लॉजिक की बात करूं अगर मैं, तो इनमें से जो सबसे बायोलॉजिकली एक्टिव या फिर रिएक्टिव कैल्शियम प्रेजेंट है वो फ्री या आयोनाइज्ड कैल्शियम माना जाएगा, ठीक है। और ब्लड में, बॉडी में ये अराउंड जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होते हैं वो 40% के अराउंड होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं वो अराउंड 10% होते हैं, और जो फ्री आयोनाइज्ड होता है वो अराउंड 50% होता है। तो इसलिए बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन में कैल्शियम को बेसिकली फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम के लेवल्स को ही हम लोग मेजर करके नॉर्मल लेवल्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रो कि कैसे पैराथायराइड ग्लैंड अल्टीमेटली कैल्शियम के लेवल्स पे डिपेंड करता है कि पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में सिक्रीट होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि ये पैराथायराइड हार्मोन सर्कुलेशन में आने के बाद कैसे 3 सिस्टम्स को एक्टिवेट करेगा।